गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को 6 से लेकर 12 तक को हम कवर करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में सबसे पहले हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को लिया है और 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी को हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है जिसका टाइटल है द अर्थ आवर हैबिटेट, उसको हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है। और पिछले लेक्चर में हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था और इस चैप्टर में हमने द मून तक जो टॉपिक है द मून वहाँ तक डिस्कस किया था और आज उसके आगे है ना डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन में जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है एस्ट्रॉयड, है ना। कल हमने द मून तक डिस्कस किया था, आज एस्ट्रॉयड्स को डिस्कस करेंगे और उसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर एस्ट्रॉयड्स? एस्ट्रॉयड्स आर टिनी स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज that are present between the Mars and Jupiter। एक्चुअली एस्ट्रॉयड एक स्मॉल खगोलीय वस्तु है जो मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट के रूप में उपस्थित है। मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है ना। और बेल्ट मीन्स एरिया है जहाँ पर ये एस्ट्रॉयड्स उपस्थित हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो एस्ट्रॉयड है वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही क्यों उपस्थित है और इसे हिंदी में क्षुद्र ग्रह क्यों कहते हैं, ग्रहों से इसका क्या संबंध है और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एस्ट्रॉयड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच के एरिया को एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट इज द होम ऑफ न्यूमरस, है ना, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड्स। तो अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन को अगर डिस्कस करें तो एस्ट्रॉयड्स का फॉर्मेशन एक्चुअली उस समय हुआ जब प्लैनेटेसिमल्स, है ना, कोहेसिव फोर्स के कारण आपस में जुड़कर या फिर प्लैनेटेसिमल्स आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुड़कर प्लैनेट्स बना रहे थे। कुछ ऐसे प्लैनेटेसिमल्स थे जो एक्रीडेशन प्रोसेस में भाग नहीं ले पाए। एक्रीडेशन प्रोसेस से ही प्लैनेटेसिमल आपस में जुड़कर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो कुछ ऐसे प्लैनेटेसिमल्स थे, प्लैनेटेसिमल्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो कुछ ऐसे प्लैनेटेसिमल्स थे जो आपस में जुड़कर प्लैनेट्स नहीं बना पाए, अर्थात एक्रीडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और ये प्लैनेटेसिमल्स प्लैनेट्स क्यों नहीं बन पाए? ड्यू टू ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जुपिटर। चूँकि ये जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, दैट्स वाई जुपिटर हैज़ ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसी ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये प्लैनेटेसिमल्स मार्स और जुपिटर के बीच में जो भी प्लैनेटेसिमल्स उपस्थित थे वो एक्रीडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और प्लैनेट्स नहीं बन पाए। और इन्हीं छोटे प्लैनेटेसिमल्स को एस्ट्रॉयड कहा जाता है और इसलिए एस्ट्रॉयड को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और यहाँ से ये भी एक्सप्लेन हो गया कि ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में उपस्थित हैं। बीच में ये जो क्षेत्र है वहाँ पर उपस्थित है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। एस्ट्रॉयड का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है सीरीस, है ना। सीरीस एक ड्वार्फ प्लैनेट भी है, बट ये ड्वार्फ प्लैनेट जनरली जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं वो क्यूपर बेल्ट में उपस्थित होते हैं। क्यूपर बेल्ट इज़ समथिंग 50 एस्ट्रोनॉमिकल 30 to 50 क्यूपर बेल्ट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 30 AU एंड 50 AU, यानी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके बीच में क्यूपर बेल्ट है। यानी 8 प्लैनेट्स के बाद जो स्पेस है उसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। वहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट उपस्थित होते हैं जैसे प्लूटो। बट सीरीस एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में उपस्थित है और इसीलिए सीरीस एक एस्ट्रॉयड भी इसे कहा जा सकता है। एस्ट्रॉयड और ड्वार्फ प्लैनेट में एक अंतर होता है
हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। जब प्लूटो हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट और एस्ट्रॉयड में क्या डिफरेंस है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीरीज CERES सीरीज इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट एंड ऑल्सो एन एस्ट्रॉयड, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में उपस्थित है। और बहुत सारे एस्ट्रॉयड आपने सुना होगा कि न्यूज़ में ये आता रहता है कि एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है ना। और कुछ ऐसे इतने बड़े एस्ट्रॉयड हैं जो अगर पृथ्वी से उनका अगर टकराव होता है तो पृथ्वी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके बाद है मेटेराइट्स। मेटेराइट्स क्या है? मेटेराइट्स, देखिए एस्ट्रॉयड और मेटेराइट्स में क्या अंतर है। मेटेराइट्स को हिंदी में उल्का पिंड कहा जाता है। मेटेराइट्स को उल्का पिंड कहा जाता है। ये मेटेराइट्स क्या हैं? मेटेराइट्स आर डेब्रिस ऑफ प्लैनेट्स, है ना। ऐसा माना जाता है कि प्लैनेट के साथ बहुत सारे एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स का टकराव हुआ और उस टकराव के कारण प्लैनेट्स के डेब्रिस जो है वो स्पेस में बिखर गए। और यही जो प्लैनेट्स के डेब्रिस हैं, जो टूटे हुए पार्ट हैं, उन्हें ही मेटेराइट्स कहा जाता है। तो एस्ट्रॉयड और मेटेराइट्स में ये अंतर है। एस्ट्रॉयड क्या है? जो प्लैनेट्स बना ही नहीं, प्लैनेटेसिमल जो प्लैनेट बना ही नहीं, उसे एस्ट्रॉयड हमने कहा। और जो प्लैनेट बनने के बाद जो प्लैनेट जो ब्लास्ट हुआ, जो टकराया, उसके कारण जो डेब्रिस जो स्प्रेड हुआ स्पेस में, उसको मेटेराइट्स कहा जाता है। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेराइट्स। ये भी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। और ज़्यादातर मेटेराइट्स जो है क्यूपर बेल्ट में, क्यूपर बेल्ट का है बियॉन्ड द प्लैनेट, प्लैनेट्स के बाहर 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बीच में क्यूपर बेल्ट है, जहाँ पर आपको मेटेराइट्स में मिलेंगे। क्या होता है कि ये मेटेराइट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, बट ये हाईली इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। हाईली इलिप्टिकल पाथ होने के कारण कभी ये किसी भी ग्रह के नज़दीक आ जाते हैं और उसके कारण जैसे कि अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं मेटेराइट्स, ठीक है। और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो इन्हें मीटियोर्स कहा जाता है, मीटियोर्स, है ना। और जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में इंटर करते हैं और एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण इनमें आग लग जाता है ना। धूल कण है, उसके कारण फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि स्पीड इनकी हाई होती है और फ्रिक्शन के कारण आग लग जाता है और ये जलकर राख हो जाते हैं। कभी कभी ये पूरी तरह से नहीं जल पाते क्योंकि बड़े आकार के होते हैं और आधा जला हुआ पार्ट पृथ्वी पर गिरता है। उस आधे जले हुए पार्ट को मीटियोराइट्स कहा जाता है ना। यानी मीटियोर्स जब जलते हैं तो उसमें से कुछ उनके अवशेष बच जाते हैं। वो आधा जला हुआ पार्ट जो पृथ्वी पर गिरता है उसे मीटियोराइट्स यानी उल्कास्म कहा जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स दिस meteorites come near the earth and tends to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned. It causes a flash of light. और इसके कारण लाइट का फ्लैश हमें दिखाई देता है आसमान में, इसे हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना। बहुत सारे मेटेराइट्स जब जलते हुए हमारे आसमान से पास होते हैं तो हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा जा रहा है और हम काफ़ी उससे विश मांगते हैं। समटाइम्स अ मेटियोर्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न। मेटियोर्स क्या है? जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किया तो उसे मेटियोर करते हैं। ऐसे जनरली जब वो सन के चारों तरफ स्पेस में घूमते हैं यानी क्यूपर बेल्ट में तो उसे मेटेराइट्स कहते हैं। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो उसे मेटियोर्स कहते हैं। और जब वो जल जाते हैं और आधा जला हुआ पार्ट जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसे मेटेराइट्स यानी उल्कास्म कहा जाता है। तो समटाइम्स अ meteors विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो, है ना। अर्थ पे गड्ढा बनाता है ना। तो डू यू सी अ whitish board band like a white glowing path across the sky on a clear night? It is a cluster of millions of stars. This band is called Milky Way galaxy. यहाँ पर अगर मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, तो ये मेटेराइट्स की हमने बात की। अगर मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें, गैलेक्सी, व्हाट इज़ गैलेक्सी? गैलेक्सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। कभी कभी आपको वाइटिस बोर्ड बैंड दिखाई देगा आपको स्टार्स का, लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ, है ना। मतलब वाइट ग्लोइंग पाथ आपको दिखाई देगा आसमान में
क्लियर स्टारी नाइट होगा, उस दिन आपको पूरा वाइट बैंड दिखाई देगा, वाइट ग्लोइंग पाथ दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्स, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। तो कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ स्टार को ही गैलेक्सी कहा जाता है। और हम जिस गैलेक्सी में हैं, यानी हमारा गैलेक्सी क्या है, कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, उसमें से एक स्टार है हमारा सन भी स्टार है। तो सन जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी या मंदाकिनी गैलेक्सी, है ना। तो आकाश गंगा हिंदी में कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। गैलेक्सी को आकाश गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में ऐसा लगता था कि आकाश में कोई वाइट कलर की नदी बह रही है ना, लाइट की नदी बह रही है, उसे ही आकाश गंगा कहा गया। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी को अगर मिला दें, कल हमने ये इसको डिस्कस किया, तो यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, है ना। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा यूनिवर्स के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड चैप्टर। द सेकेंड चैप्टर इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सेकेंड चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपने ग्लोब को कभी देखा है ना, आपके स्कूल में या कॉलेजेस में ग्लोब रखे रहते हैं। तो ग्लोब को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उस पर दो रेखाएं, दो लाइंस आपको मिलेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, कॉन्सेंट्रिक लाइंस आपको दिखेगा सर्किल के रूप में पूरे ग्लोब पर, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में आपको दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड लैटिट्यूड। और दूसरा जो लाइन दिखेगा वो वर्टिकल लाइन दिखेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन दिखेगी। चारों तरफ, ग्लोब के चारों तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन दिखेगी, वर्टिकल लाइन दिखेगी, उसे लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर। अब ये लाइंस की ज़रूरत क्यों है? ग्लोब को अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो इस पे दो लाइन दिखेगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में, यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में, है ना, ये लाइंस आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, पूरे ग्लोब पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में। और इसी को कहा जाता है लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा। और ये दूसरा लाइन आपको दिखेगा, ये वर्टिकल लाइंस है, ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रहा है पूरे ग्लोब पर चारों तरफ। इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, यानी देशांतर रेखाएं। अब ये रेखाएं क्यों खींची जाती हैं? तो किसी भी ग्लोब पर कोई पोजीशन, कोई स्थान दिखाना है, किसी भी स्थान, किसी भी प्लेस का पोजीशन दिखाना है, उसके लिए हमें दो लाइंस चाहिए, है ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और ये लाइंस क्या होते हैं? ये एंगुलर डिस्टेंस होते हैं। कहाँ से? अर्थ के सेंटर से। अर्थ जियोइड शेप का है तो उसका एक सेंटर होगा, है ना, नॉट अ परफेक्ट स्फेयर है बट जियोइड शेप का है, लेकिन एक सेंटर होगा। तो सेंटर से एंगल कैलकुलेट करना, कोई भी प्लेस है ग्लोब पर, वो कितने एंगल पर है सेंटर से, और उसी एंगल को मेजर किया जाता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड क्या मेज़र करता है? लैटिट्यूड मेजर करता है कि सेंटर से नॉर्थ या साउथ में कितने एंगल पर है, क्योंकि सेंटर से जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री बनाता है। आप देखिए, सेंटर से जो ग्लोब है उसके सेंटर से इक्वेटर वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री बनाती है। अब वहाँ से आपको अगर नॉर्थ की तरफ जाना है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये लैटिट्यूड आपको मिलेंगे, है ना, हर 1 डिग्री पर एक लैटिट्यूड मिलेगा, एक रेखा मिलेगी। तो ये लैटिट्यूड क्या बता रहा है? सेंटर से एंगल बता रहा है कि नॉर्थ की तरफ कितना एंगल या साउथ की तरफ कितना एंगल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो नॉर्थ या साउथ बताता है कि नॉर्थ की तरफ कितने एंगल पर है या साउथ की तरफ कितने एंगल पर है। और ये जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड बताता है कि सेंटर से
ईस्ट की तरफ कितने एंगल पर है और वेस्ट की तरफ कितने एंगल पर है। यानी सेंटर से किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर अगर जाएं और वहाँ से हमें लॉन्गिट्यूड, यानी वहाँ से हमें कौन मदद करेगा कि ईस्ट में है या वेस्ट में है, लॉन्गिट्यूड मदद करेगा कि ईस्ट में कितने डिग्री पे है और वेस्ट में कितने डिग्री पे है। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं, है ना। ये एंगुलर डिस्टेंस है। तो लैटिट्यूड कैसे मेजर करता है, लैटिट्यूड सेंटर से मेजर करता है कि इक्वेटर वाली लाइन से कितने डिग्री नॉर्थ में है या कितने डिग्री साउथ में है वो जगह। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे मेजर करता है, तो लॉन्गिट्यूड मेजर करता है कि किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर अगर आप हैं, किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर हैं, किसी पर्टिकुलर लैटिट्यूडल लाइन पे हैं, अक्षांशीय रेखा पे हैं, तो वहाँ से आपको किधर जाना है। एक 0 डिग्री लिया गया है जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, मुख्य देशांतर रेखा कहा जाता है। वहाँ से आपको कितने डिग्री ईस्ट जाना है या कितने डिग्री वेस्ट जाना है, ये कौन बताता है, ये बताता है लॉन्गिट्यूड्स। यानी दोनों क्या बता रहे हैं, दोनों एंगल बता रहे हैं सेंटर से। एक बता रहा है कि नॉर्थ में कितना एंगल, साउथ में कितना एंगल, और दूसरा क्या बता रहा है, ईस्ट में कितना एंगल या वेस्ट में कितना एंगल। यानी दोनों क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है। और ये किसी भी प्लेस के जो एक्चुअल पोजीशन है उसको बताने में हेल्प करता है। ओके, नाउ लेट्स रीड व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। हमने पढ़ा कि इट इज़ अर्थ इज स्लाइटली flattened at the north and the south pole and bulge in the middle, है ना। यानी इक्वेटर के पास बल्ज है और नॉर्थ और साउथ पे फ्लैट है। इसी को जियोइड शेप कहा जाता है। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिडली, ये वो ग्लोब बहुत तरह के हो सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर सोन इन देयर करेक्ट साइज, है ना। ग्लोब पर आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशियन जो है दिखाया गया है करेक्ट साइज में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। अर्थ पर किसी पॉइंट के लोकेशन को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अर्थ गोल टाइप का है। तो कहाँ से आप रेफरेंस लेंगे, कहाँ बताएंगे, सारा गोल है, घूम कर वहीं पे आ जाना है। तो इसीलिए ये एंगुलर डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। एंगुलर डिस्टेंस मींस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, है ना। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमें कुछ रेफरेंस चाहिए तभी बता पाएंगे किसी भी प्लेस को। जैसे आपको अपना घर बताना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, है ना, कि आपका घर पर्टिकुलर किसी प्लेस से किधर है, नॉर्थ में है या साउथ में है। उसी तरह रेफरेंस पॉइंट लेना होता है एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, फाइंड आउट द लोकेशन। जैसे कि रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। ग्लोब पर जो एक्सिस है, ग्लोब का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है ना। 23.5 डिग्री से अगर हम नॉर्मल की बात करें, परपेंडिकुलर की बात करें, तो वहाँ से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और अगर ऑर्बिटल प्लेन की बात करें तो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री टिल्टेड है एक्सिस हमारा अर्थ का, जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहा है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole. The globe can be moved around this needle from the, ठीक है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. एक तो लाइन हमने लिया एक्सिस, है ना, जो सेंटर से पास हो रहा है, और दूसरा एक लाइन है इक्वेटर जो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। इक्वेटर, है ना, नॉर्दर्न हाफ एंड द साउदर्न हाफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, जो बीच में सर्कुलर लाइन है, एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसको हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं इक्वेटर को, क्योंकि ये 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है ना। locate places on the all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude.
जितने कंसेंट्रिक सर्कल या पैरेलल सर्कल आपको दिख रहे हैं इक्वेटर से पोल तक, इक्वेटर से लेकर पोल तक, उन सारे को कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस है इसलिए डिग्री में मापा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड के रूप में देखते हैं और वहीं से रेफरेंस लेते हैं कि कितनी डिग्री नॉर्थ या कितनी डिग्री साउथ, है ना, नॉर्थ या साउथ में जाना है। तो वो अलग अलग लैटिट्यूड से वो रिप्रेजेंट होता है। The equator represents the 0 degree, since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle around the earth. It will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. 90 डिग्री इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस है पोल इक्वेटर से पोल का जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी डिग्री, वो कितना है 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ। जो सर्कल है उससे 1/4 है, यानी एक सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का, और जो डिस्टेंस है इक्वेटर का दोनों पोल से वो 1/4 है ना, 1/4 है, इसीलिए 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। यानी 90 डिग्री अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ पोल हमें मिलेगा, और 90 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ पोल मिलेगा। और 90 डिग्री ही क्यों, ये हमने अभी बताया, क्योंकि जो एक सर्कल होता है अर्थ के चारों तरफ वो 360 डिग्री का होता है, और इक्वेटर से पोल का जो डिस्टेंस है वो 1/4 ऑफ 360 डिग्री है ना, 1/4 ऑफ 360 डिग्री है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ 1/4 डिस्टेंस ये कवर करता है, क्योंकि पूरा सर्कल आप लें तो 4 इक्वेटर से नॉर्थ और इक्वेटर से साउथ, ये 2 हो गया, और फिर 2 उस साइड, तो 4। तो इक्वेटर से नॉर्थ जो अगर हम ले अगर डिस्टेंस तो वो 360, यानी टोटल जो सर्कल है पूरा सर्कल है उसका 1/4 है, इसीलिए पोल कितने एंगल पर है 90 डिग्री पर है इक्वेटर की तुलना में। इक्वेटर 0 डिग्री पर है ना, इसलिए 90 डिग्री लिया जाता है। उसके बाद अगर चलें तो एसएस ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जैसे अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएं 20 डिग्री पे तो 20 डिग्री हमें नॉर्थ लिखना होगा, और साउथ की तरफ जाएं तो हमें 20 डिग्री साउथ लिखना होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका। चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है और हॉरिजॉन्टे जो है वो ब्राज़ील में साउथ अमेरिका में है। वो दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है, इसीलिए वहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे चंद्रपुर के लिए, और हॉरिजॉन्टे जो है ब्राज़ील में उसके लिए 20 डिग्री साउथ लिखेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, कौन कौन से पैरेलल लाइन्स हैं लैटिट्यूड के, कौन कौन से लाइन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इक्वेटर है ना, इक्वेटर 0 डिग्री पर है, और उसके बाद 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यानी जो लाइन 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ में है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी तरह 23.5 डिग्री जो साउथ में जो लाइन है उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड 66.5 डिग्री वाली जो लाइन है, 66.5 डिग्री वाली जो लाइन है उसे आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री जो साउथ वाली लाइन है, साउथ ऑफ द इक्वेटर जो लाइन है उसे अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं आर्कटिक सर्कल इसलिए क्योंकि वहाँ से आर्कटिक ओशन स्टार्ट होता है, अंटार्कटिक सर्कल इसलिए क्योंकि वहाँ पर अंटार्कटिक ओशन है। अब यहाँ पे हिट जोन्स की बात करें तो 4 हिट जोन है, 3 हिट जोन है। टॉरिड जोन आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हिट जोन है, जो टेम्परेचर जोन है उसे टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड या टेम्परेट जोन भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, मतलब हाई रहता है,
टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हाई होता है, और जो एनुअल जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो सबसे मिनिमम होता है, यानी सालों भर एक जैसा तापमान रहेगा, है ना, हाई टेम्परेचर रहेगा। इसे टॉर्रिड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ में द मिड डे सन। क्यों हाई होता है? क्योंकि सन जो है, सन का जो अपरेंट मूवमेंट है अर्थ के रिलेटिव, वो अपरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है मूवमेंट, और इसलिए थ्रू आउट द ईयर सन का जो रे है वो थ्रू आउट द ईयर परपेंडिकुलर होता है इस रीजन में, इस जोन में, इसलिए इस जोन में टेम्परेचर हाई होता है। द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and is called the torrid zone. यानी सन जो है वो इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में घूमता रहता है ना। आपको बता दें कि जो है 23 मार्च को सन की जो रेज़ है वो इक्वेटर पर लंबवत परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर होती है, और 22 सितंबर या 23 सितंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होती है। यानी पूरे वर्ष में इस जोन में, ये जो जोन है टॉर्रिड जोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, इस जोन में जितने भी पैरेलल्स लाइन है, जितने भी लैटिट्यूडनल लाइन है, सब पर सन कम से कम साल में एक बार ज़रूर ही परपेंडिकुलर होता है। सन का रेज, सन की जो लाइट है वो एटलीस्ट एक बार ज़रूर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इस जोन में हाई टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए इसे टॉर्रिड जोन कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अगर नॉर्थ में जाएं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे साउथ में जाएं, तो कोई भी ऐसा लैटिट्यूड नहीं है जिस पर सन की किरणें लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, है ना। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, सन की जो किरणें हैं, सन के जो रेज हैं, वो स्लैंट होते जाते हैं, तिरछे होते जाते हैं, और जिसके कारण जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वो तापमान कम होता जाता है और ठंड जैसा मौसम होता है। The angle of the sun rays goes on decreasing toward the pole. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. है ना, जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे वो टेम्परेचर मॉडरेट होता जाता है, इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन है उसे टेम्परेट जोन कहा जाता है, और यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होगा। सर्दियों में सर्दियाँ पड़ेंगी, गर्मियों में गर्मियाँ पड़ेंगी, और यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। यानी पूरे वर्ष एक साल में जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, यानी गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी, तो टेम्परेचर का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे इस जोन में, टेम्परेट जोन में मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो दो टेम्परेट जोन आप देख रहे हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन में आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और साउथ टेम्परेट जोन जो दिख रहा है वो अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? मॉडरेट होता है, लेकिन जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो पूरे ग्लोब में सबसे अधिक टेम्परेट जोन में ही पाया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। Moderate temperature, these are called as temperate zone. Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. जो Arctic Circle को बियॉन्ड यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड और 66.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड अगर आप जाएंगे पोल की तरफ, तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, क्योंकि सन का रेज स्लैंट होता जाता है ना, वो तिरछा होता जाता है, एंगल जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है, जिसके कारण इस एरियाज़ में टेम्परेचर लो होता है और इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए इस फिगर में बताया गया है कि सन का रेज अगर सीधी पड़ती है, परपेंडिकुलर होती है, तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना, और अगर वो तिरछी पड़ती है जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट कम होगा।
टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज़ ब्राइट एंड कवर ए स्मॉल एरिया। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेट पड़ती है ये लाइट तो कम एरिया को कवर करती है और कम एरिया में ही हीट को ट्रांसफ़र करती है, जिसके कारण हीट की इंटेंसिटी अधिक होती है। यहाँ पे अधिक एरिया को कवर करती है और अधिक एरिया पे लाइट को ट्रांसफ़र करती है हीट को, जिसके कारण यहाँ पर हीट की इंटेंसिटी अधिक कम होती है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, सन का रेज स्लैंट होने के कारण, एंगल इंक्रीज़ होने के कारण हीट का इफ़ेक्ट जो है वो कम होता जाता है, हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कम होता जाता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, है ना। कल हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू